नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सांगवान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो स्टैंडर्ड हैं आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और IATF 16949 यानी कि इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। दोस्तों, दोनों ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड हैं और आज हम इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से इसमें क्लोज हैं, वो आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है ISO 9001 कैन बी इम्प्लीमेंटेड अलोन एज ए स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट व्हाइल IATF 16949 मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन कॉम्बिनेशन विद ISO 9001। ये कह रहा है कि अगर आप ISO को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ ISO को ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप IATF को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो तो उसके साथ में आपको ISO का भी इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि IATF में जो है वो सिर्फ कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ही दी हुई है। IATF जो स्टैंडर्ड है वो कम्प्लीटली बेस है ISO पे, इसलिए ये बोल रहा है कि आपको IATF के साथ में आपको ISO का भी आपको इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। और IATF जो स्टैंडर्ड है ये ऑटोमोटिव कंपनियों के लिए बनाया गया है, जिसमें सिर्फ कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ही दिया गया है। और ISO जो है ये नॉन ऑटोमोटिव कंपनियों के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगला है ISO 9001 फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन व्हाइल IATF 16949 फोकस ऑन कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, ISO 9001 फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, लेकिन IATF फोकस करता है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका हमने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगला है ISO 9001 डज नॉट रिक्वायर कैलिब्रेशन फॉर ऑल मेजरमेंट सिस्टम। यू कैन कैलिब्रेट ओनली द सिस्टम दैट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपोनेंट का कोई रिसीविंग गेज आपने बनाया हुआ है, ठीक है, और उस रिसीविंग गेज का एक NG कंपोनेंट मास्टर होता है और एक OK का मास्टर सैंपल होता है। ठीक है, ताकि हम उस मास्टर सैंपल से उस रिसीविंग गेज को वैलिडेट कर सकें। ठीक है, लेकिन ISO ये कहता है कि आपको मास्टर सैंपल का कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रिसीविंग गेज का ही कैलिब्रेशन कर सकते हो। ठीक है, ये इसलिए कह रहा है कि यू कैन कैलिब्रेट ओनली द सिस्टम दैट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप सिर्फ उसी सिस्टम को आप कैलिब्रेशन कीजिए जो डायरेक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी को में कंट्रीब्यूट करता हो। ठीक है, आपको सब ISO 9001 डज नॉट रिक्वायर कैलिब्रेशन फॉर ऑल मेजरमेंट सिस्टम। ये सभी मेजरमेंट सिस्टम को रिकमेंडेशन नहीं करता है, ये सिर्फ उसी सिस्टम को रिकमेंड करता है कैलिब्रेशन करने के लिए जो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी में कंट्रीब्यूट करता हो। ठीक है, एट द सेम टाइम IATF रिक्वायर कैलिब्रेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन भी है, रिकॉर्ड अलोंग विद डिटेल्स ऑन कन्फर्मिटी टू द स्पेसिफिकेशन। ये बोल रहा है अगर आप IATF को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो IATF रिक्वायर करता है कैलिब्रेशन का, वेरिफिकेशन का, वैलिडेशन का और रिकॉर्ड का, और साथ में उसकी कन्फर्मिटी, उसको रिकॉर्ड भी रखना है। ठीक है, जैसे कि रिसीविंग एज है आपके पास किसी कंपोनेंट का, उसके मास्टर सैंपल है OK भी और नॉट OK भी। ठीक है, लेकिन IATF ये बोलता है कि आपको रिसीविंग एज का तो कैलिब्रेशन करना ही है, साथ में आपको NG मास्टर सैंपल जो आपने बनाया हुआ है और OK का जो मास्टर सैंपल बनाया हुआ है उसका भी आपको कैलिब्रेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है और उसका वैलिडेशन भी करना है। उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड करनी है। OK का जो मास्टर सैंपल है वो कितना रीडिंग है और नॉट OK को और आपने जो नॉट OK का जो सैंपल बनाया हुआ है रिसीविंग एज का, उसकी रीडिंग कितनी आ रही है, उनको टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन भी करना है, उनको वेरिफिकेशन भी करना है और उनका रिसीविंग एज को वैलिडेशन भी करके देखना है और इन सब का आपको रिकॉर्ड भी रखना है। ठीक है, ये IATF डिमांड करता है, लेकिन ISO ऐसी कोई डिमांड नहीं करता। ISO बोलता है कि आप सिर्फ उसी सिस्टम को कैलिब्रेट करो जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता हो। ठीक, तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन की। जो ISO 9001 है और IATF 16949 जो है, ये दोनों ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड है, जिसको हम बोलते हैं QMS। QMS क्या है?
QMS इज ए स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन। स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन का मतलब होता है सूचनाबद्ध तरीके से कलेक्शन करना, सिस्टमैटिक तरीके से इकट्ठा करना, कलेक्शन करना ऑफ किसको, ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोसेस को। यानी कि ये एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है जिसमें हम पॉलिसीज को, प्रोसीजर को और प्रोसेस को कलेक्शन करते हैं। ठीक है, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोसेस। दीज पॉलिसीज, प्रोसेस एंड प्रोसीजर आर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से लिंक होना। सो इट कैन बी वर्कड एज ए सिस्टम। ये कह रहा है कि पॉलिसीज, प्रोसीजर और प्रोसेस एक दूसरे से लिंक होते हैं और ऐसे काम करते हैं कि ये एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, विच इज इंक्लूड, जिसमें हम इंक्लूड होता है क्वालिटी मिशन, क्वालिटी विजन, क्वालिटी गोल एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पॉलिसीज में जैसे कि आ जाता है क्वालिटी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, मैनुअल बनाए जाते हैं, ये जो बनाए जाते हैं ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। और प्रोसेस जो है ये आपको पता ही है, कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना प्रोसेस होता है। और प्रोसीजर होता है एसओपीज एंड डब्ल्यूआई, जो आप चेक शीट वगैरह या जो वर्क इंस्ट्रक्शन जो आप बनाते हो या एसओपी जो बनाते हो वो सब होता है प्रोसीजर। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हमें एसओपीज और डब्ल्यूआई को फॉलो करते हुए प्रोसेस करना है और हमें क्वालिटी गोल और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ठीक है, यानी कि इसमें पॉलिसीज और प्रोसेस और प्रोसीजर जो हैं ये एक दूसरे से लिंक होते हैं और इस तरह कार्य करते हैं कि ये एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, अब ये अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है तो हम इसको बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये बनाया जाता है ताकि हम क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी के गोल और क्वालिटी मिशन जो है हम इनको पूरा कर सकें, अचीव कर सकें। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री की। तो IATF का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था अक्टूबर 2016 में। ठीक है, IATF 16949 2016 इज बेस्ड ऑन ISO 9001 2015। IATF का जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लीटली बेस है ISO 9001 पे। ठीक है, IATF का जो रिवीजन आया था वो आया था 2016 में और ISO का जो रिवीजन आया था वो आया था लेटेस्ट 2015 में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ISO TS 16949 2009 which was based on ISO 9001 2008, all requirement of ISO 9001 2008 already present in ISO TS 16949। ये कह रहा है कि IATF का जो फर्स्ट रिवीजन आया था 2016 में, उससे पहले IATF का नाम था ISO TS। हम IATF 169 को ISO TS के नाम से जानते थे क्योंकि ISO TS जो है वो कंप्लीटली बेस्ड था ISO पे और जो रिक्वायरमेंट ISO TS में दी हुई थी वो सारी रिक्वायरमेंट प्रेजेंट थी ISO 9001 में। ठीक है, इसलिए लोग क्या करते थे कि एक ही स्टैंडर्ड को परचेज कर लेते थे ISO 9001 को, क्योंकि ISO 9001 में दोनों स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को दिया हुआ था। लेकिन जब इसका फर्स्ट रिवीजन आया IATF का 2016 में तो दोनों स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को अलग अलग कर दिया गया है। IATF में सिर्फ वो ही रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, IATF में सिर्फ उसी को ही दिया हुआ है, इसलिए दोनों स्टैंडर्ड को अलग अलग कर दिया है। ठीक है, इसलिए IATF अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपको ISO को भी इंप्लीमेंट साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ IATF 16949 ओनली एडिशनल रिक्वायरमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है सिर्फ IATF में वो ही प्रेजेंट है, बाकी रिक्वायरमेंट ISO 9000 में ही दी हुई है। इसलिए हम बोलते हैं कि IATF 169 जो है वो बेस डॉक्यूमेंट है ISO 9001 का। ठीक है, अब इसका और हिस्ट्री जानते हैं डिटेल में। फर्स्ट एडिशन वाज क्रिएटेड ISO TS इन 1999 में। ठीक है, बाय IATF। ठीक है, जो IATF जो इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स जो है उसने ISO TS का फर्स्ट एडिशन जो आया था वो 1999 में आया था। उसके बाद सेकंड एडिशन आया IATF द्वारा, सेकंड एडिशन किया गया ISO TS का, वो किया गया 2002 में। और थर्ड एडिशन जो किया गया ISO TS का वो किया गया 2009 में। उसके बाद अक्टूबर 2016 में ISO TS को बदल के कर दिया गया IATF 16949। ठीक है, इसका हेड ऑफिस जो है वो जिनेवा या स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अब चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ से जो है वो अपना मेन चैप्टर शुरू होता है। इसमें बात करते हैं चेंजेस इन क्लोज।
जो 2008 में जो स्टैंडर्ड था उसमें क्या क्या क्लोज थे, और जो अभी लेटेस्ट चल रहा है 2015 उसमें क्या कौन कौन से क्लोज हैं। ठीक है, तो आईएसओ जो 2008 में जो क्लोज थे वो इंट्रोडक्शन, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, क्लोज नंबर 3 तक तो जो है वो सेम है, यहाँ तक कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है क्लोज नंबर 3 तक। ठीक है, पहला 0 क्लोज है उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट क्लोज है उसमें स्कोप दिया हुआ है, सेकंड है उसमें नॉर्मेटिव रेफरेंस दिया हुआ है, थर्ड क्लोज में टर्म्स एंड डेफिनेशन को दिया हुआ है। ठीक है, अब जो चेंजमेंट आता है वो आता है क्लोज नंबर 4 से। जो पहले वाला स्टैंडर्ड था ओल्ड स्टैंडर्ड 2008 वाला, उसमें जो फोर्थ क्लोज था उसका नाम था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो लेटेस्ट रिवीजन है फोर्थ क्लोज में है उसका नाम है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओल्ड स्टैंडर्ड में क्लोज नंबर 5 में था मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लीडरशिप और प्लानिंग। ठीक है, जो छठा क्लोज था ओल्ड स्टैंडर्ड में रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको अब दे दिया गया है सपोर्ट के नाम से। ठीक है, 7th क्लोज था प्रोडक्ट रियलाइजेशन ओल्ड स्टैंडर्ड में, न्यू स्टैंडर्ड में ये आ गया है ऑपरेशन के नाम से, क्लोज नंबर 8। ठीक है, जो क्लोज नंबर 8 था ओल्ड स्टैंडर्ड में मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट। अब ये न्यू स्टैंडर्ड में इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इंप्रूवमेंट अलग कर दिया है और मेजरमेंट एनालिसिस को कर दिया गया है परफॉर्मेंस एंड एवेल्युएशन। ठीक है, तो जो ओल्ड स्टैंडर्ड था आईएसओ का उसमें 8 क्लोजेस थे और जो न्यू स्टैंडर्ड आया है उसमें है 10 क्लोजेस। तो ये भी इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आईएसओ 9000 में टोटल कितने क्लोज हैं, तो आप बताओगे आईएसओ 9000 में टोटल 10 क्लोज हैं। ठीक है, तो कई बार नाम भी पूछ लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरव्यू के पर्पज से कि इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि आईएसओ जो स्टैंडर्ड है वो किस साइकिल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो आईएसओ का जो लेटेस्ट जो रिवीजन चेंजमेंट किया गया है वो अकॉर्डिंग टू पीडीसीए साइकिल के अकॉर्डिंग किया गया है। तो जो मैंने बताया था कि फर्स्ट 3 क्लोज वो तो सेम है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। अब मेन जो क्लोज शुरू होता है वो शुरू होता है क्लोज नंबर 4 से और 10 के बीच में। ठीक है, तो जो पीडीसीए साइकिल है प्लान डू चेक एक्ट, तो प्लान कैटेगरी में दिया गया है क्लोज नंबर 4 को कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज नंबर 5 लीडरशिप, क्लोज नंबर 6 प्लानिंग और क्लोज नंबर 7 सपोर्ट। ये जो है क्लोज नंबर 4, 5, 6, 7 इनको प्लान कैटेगरी में रखा गया है। डू कैटेगरी में रखा गया है ऑपरेशन को, जो कि क्लोज नंबर 8 है ऑपरेशन, और चेक कैटेगरी में रखा गया है परफॉर्मेंस एंड एवेल्युएशन, और चेक कैटेगरी में रखा गया है परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन, और जो एक्शन आता है इसके अंदर इस कैटेगरी में रखा गया है इंप्रूवमेंट को। तो ये जो चेंजमेंट किया गया है ये अकॉर्डिंग टू पीडीसीए साइकिल के ही अकॉर्डिंग किया गया है। तो ये भी इंटरव्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं की चेंजेस इन टर्मिनोलॉजी। जो कुछ वर्ड थे जो कि ओल्ड स्टैंडर्ड में यूज होते थे और अब उनको चेंज करके नए स्टैंडर्ड में क्या कर दिया गया है। तो पहले जो वर्ड था प्रोडक्ट्स, ओल्ड स्टैंडर्ड था 2008 का आईएसओ का, उसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स की ही बात करते थे। अब जो नया स्टैंडर्ड आया है उसमें बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, क्योंकि कई बार जब ऑडिट होती थी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक दो क्लोज ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस की बात नहीं करता है। क्योंकि कई कंपनी ऐसी हैं वो ये बोलती थी कि ये क्लोज जो है ये हमारे लिए नहीं है, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात करता है, हम तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि जोमेटो है या कोई कैलिब्रेशन एजेंसी है, ये कंपनियां हैं, ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। कई बार ऑडिट के टाइम पे ये दिक्कत आती थी कि ये क्लोज तो सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं है। इसलिए ये देखते हुए कि प्रोडक्ट्स को चेंज कर दिया गया है प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब कहीं भी आईएसओ का जो कोई भी स्टैंडर्ड है आपको प्रोडक्ट के साथ में सर्विसेज भी लिखा हुआ जरूर मिलेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी मैनुअल, WI, SOPs की बात करता था। अब इन सब वर्ड्स को हटा के अब एक वर्ड कर दिया गया है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन उसका रखनी है, चाहे आप WI बनाओ, चाहे आप SOP बनाओ, चाहे आप क्वालिटी मैनुअल बनाओ, चाहे कोई चेकशीट बनाओ। ठीक है, अगला है वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट को चेंज करके कर दिया गया है एनवायरनमेंट फॉर द ऑपरेशन एंड प्रोसेस। ये शायद ऑपरेशन नहीं आएगा, ये आएगा ऑपरेटर एंड प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन और प्रोसेस दोनों एक ही चीज़ हो जाते हैं, ये शायद मिस्टेक से लिखा गया है। अगला है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट। अब इनको चेंज करके नए स्टैंडर्ड में कर दिया है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। ठीक है, अगला है परचेज प्रोडक्ट। अब परचेज प्रोडक्ट को हटा के कर दिया गया है एक्सटर्नली
एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, अब पहले हम परचेज को बात करते थे, अब परचेज नहीं है, अब एक्सटर्नली प्रोवाइडेड हो गया है। ठीक है, एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पहले हम सप्लायर की बात करते थे ओल्ड क्लोज में, अब सप्लायर नहीं चलेगा, चाहे आप बाहर से कोई परचेज कर रहे हो, चाहे आप कैलिब्रेशन एजेंसी को परचेज हायर कर रहे हो, वो आप सप्लायर नहीं है, अब वो रहेगा एक्सटर्नल प्रोवाइडर न्यू क्लोज के अंदर। ठीक है, तो ये था कुछ की चेंजेस जो कि कुछ वर्ड्स में नए स्टैंडर्ड में जो है वो चेंज किए गए हैं। ठीक है, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के पर्पज से आपको यहाँ पे बताया गया है। अगला है 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरव्यू में पूछेगा कि जो ISO जो स्टैंडर्ड है उसके क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो ओल्ड में है, जो ओल्ड स्टैंडर्ड था उसके प्रिंसिपल थे कस्टमर फोकस, लीडरशिप, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, और 8वां जो है वो है म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। तो ओल्ड स्टैंडर्ड में तो 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं, और जो नया क्लोज आया है नई चेंजमेंट के बाद उसमें है 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पहला कस्टमर फोकस, लीडरशिप, ये दो तो सेम है। तीसरा जो इन्वॉल्वमेंट पीपल था ओल्ड स्टैंडर्ड में, उसको चेंज करके कर दिया गया है इंगेजमेंट ऑफ पीपल। इन्वॉल्वमेंट में और इंगेजमेंट में काफ़ी डिफरेंस है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रही है आप उसमें इन्वॉल्व हो, भले ही आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन उसमें इन्वॉल्व हो। और इंगेजमेंट का मतलब है कोई भी एक्टिविटी हो रही है आप उसमें बिजी हो, उसमें कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी कर ही रहे हो। ठीक है, इसलिए इन्वॉल्वमेंट की जगह इंगेजमेंट कर दिया गया है। प्रोसेस अप्रोच सेम है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस अप्रोच क्या होती है, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। प्रोसेस अप्रोच क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा कि प्रोसेस अप्रोच क्या होती है। ठीक है, बहुत बार पूछेगा। ओल्ड स्टैंडर्ड में जो सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट था इसको रिमूव कर दिया गया है। अगला है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को चेंज करके कर दिया गया है सिर्फ इंप्रूवमेंट। ठीक है, जो नया जो प्रिंसिपल बना है उसमें इंप्रूवमेंट की बात करता है। पहले बात करता था फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये फैक्ट के बेस पे बात करता था। अब बात करता है एविडेंस बेस पे, अब एविडेंस मांगता है। पहले फैक्ट चलता था, फैक्ट मतलब मान लीजिए कोई होल है, ये आपका कोई कंपोनेंट है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और एक होल ये है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर इस होल का एंगल आउट है तो गारंटीड इस होल की CD आउट है। नहीं, अब ये फैक्ट नहीं चलेगा, अब इसका एविडेंस मांगा जाएगा। एविडेंस दिखाओ, क्या एंगल आउट होने पे CD भी आउट है क्या? आपको एविडेंस दिखानी पड़ेगी, आपको रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एंगल आउट हो तो CD ही आउट हो। ओके, और जो 8वां चौथा इसमें म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, इसको एक कर दिया गया है रिलेशन मैनेजमेंट। तो ये इसके 7 क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं। कस्टमर फोकस, लीडरशिप, इंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इंप्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेस अप्रोच है। प्रोसेस अप्रोच के बारे में पूछता है। ठीक है, और इंप्रूवमेंट में भी क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में क्या डिफरेंस है। तो प्रोसेस अप्रोच और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के भी, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या होता है, इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो। अब इसमें बचता है क्लोज 0, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। क्लोज 0 में पहले तो ये QMS का इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर क्लोज 1 में स्कोप दिया गया है कि इस स्टैंडर्ड को हम कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लोज 2 में नॉर्मेटिव रेफरेंस की बात करता है कि कौन से क्लोज में किस रेफरेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें एनेक्सर देखना पड़ता है। जो स्टैंडर्ड होता है उसके पीछे एनेक्सर दिए हुए होते हैं, एनेक्सर A, एनेक्सर B। ठीक है, वो हमें देखने हैं, ये नॉर्मेटिव रेफरेंस में दिया हुआ है। क्लोज 3 में टर्म्स एंड डेफिनेशन दी हुई है। स्टैंडर्ड में जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, उनका मीनिंग क्या निकलता है, वो क्लोज नंबर 3 में टर्म्स एंड डेफिनेशन के नाम से इसमें दिया गया है। क्लोज नंबर 4 इसमें दिया गया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंसी प्लान वगैरह जो है वो सब क्लोज नंबर 4 में दिए गए हैं। क्लोज नंबर 5 में लीडरशिप की बात करता है, और क्लोज नंबर 6 में जो है वो प्लानिंग की बात करता है। क्लोज नंबर 7 जो है वो सपोर्ट की बात करता है। क्लोज नंबर 8 ऑपरेशन की बात करता है। सबसे बड़ा क्लोज है ऑपरेशन नंबर 8। ठीक है, जो क्लोज नंबर 8 है ऑपरेशन, ये सबसे बड़ा क्लोज है। ठीक है, उसके बाद क्लोज नंबर 9 में दिया गया है परफॉर्मेंस एंड एवल्यूएशन, और क्लोज नंबर 10 में बात करता है इंप्रूवमेंट की। ठीक है, तो अपने पास एक ही वीडियो बचता है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे।
इसमें हम क्लोज को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा इसी वीडियो में बनाएंगे तो, क्योंकि इसमें क्लोज दिए गए हैं, फिर क्लोज के सब क्लोज भी दिए हैं, फिर सब क्लोज के सब क्लोज भी दिए हैं। ठीक है, इसलिए ये कम से कम 3-4 घंटे का टॉपिक होने वाला है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।